हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी संवैधानिक परिचय पर। आज हमारा नया टॉपिक है, कौन सा है? संवैधानिक विकास। किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास होता है, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है। साथियों, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उसके बाद में आया था ब्रिटिश क्राउन का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तो किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास हुआ था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, इसके लिए कौन कौन से अधिनियम लाए गए थे वो हम देखेंगे। हालांकि हमारे कोर्स में 1919 का अधिनियम ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम गहनता से देखेंगे और अधिनियम कौन कौन से लाए गए थे वो एक बार सरसरी दृष्टि से हम देखेंगे। तो 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था सबसे पहले। उसके अंदर बंगाल में गवर्नर जनरल स्थापित किया था, मद्रास व मुंबई में गवर्नर का पद स्थापित किया गया था और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1734 के अधिनियम के तहत ही, जिसके प्रथम चीफ मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड इम्पे थे और 3 अन्य सदस्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। फिर आता है 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें वो 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल भारत के शासन को इंग्लैंड में बैठ कर के भारत के शासन को संचालित कर रही थी, का गठन किया गया था। उसके बाद में आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत जो 6 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था ना, उसका राजस्व उसको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, इसके बारे में देखा था। फिर 1873 का में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरे भारत पर शासन करने लग गई थी, इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। इन दोनों का आंसर एक ही है। क्यों? पद का ही नाम बदला गया था, बेटिंग। कब किया गया था ये? 1833 ईस्वी में। और इसी 1833 के अधिनियम के तहत ही क्या किया गया था? दास प्रथा का विधि के विरुद्ध घोषित किया गया था। उसके बाद में आता है 1919 का बाल शासन अधिनियम। इसके बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। 1919 के बाल शासन अधिनियम की क्या प्रस्तावना थी और क्या महत्व था, इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में हम गहनता से अधिनियम इनके। तो 1919 का बाल शासन अधिनियम यानी कि 20 अगस्त 1947 को भारत सचिव कौन था? तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू था, के द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यानी कि तो यही उद्घोषणा आगे जाकर मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में पारित हुई, जिसे 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो उद्देश्य क्या था इस अधिनियम का? एक तो इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ही कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू कौन था? इसमें भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय भारत का उस समय का तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड था, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। विशेषता की थी इस अधिनियम की, विशेषता देख लेते हैं। विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था,
लागू की गई थी, यानी कि केंद्र में दो सदन लागू किए गए थे, जो आज हम विधान परिषद और राज्य परिषद, जो आज हम वो आधुनिक संसद के रूप में देखते हैं। तो आधुनिक संसद की नींव भी किस अधिनियम के तहत ही हुई थी? 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही आधुनिक संसद की नींव रखी गई थी। दूसरी विशेषता है लंदन में उच्चायुक्त का पद सृजन किया गया था। लंदन में उच्चायुक्त का पद सृजन किया गया था। यह उच्चायुक्त का पद क्या करेगा? भारत के में होने वाले व्यय की जांच करेगा, निगरानी रखेगा। भारत में जो जो भी लंदन से भी आय और व्यय का वितरण है उसकी जांच करेगा। लंदन में बैठता था। लंदन में उच्चायुक्त का पद स्थापित किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो 1909 के अधिनियम से ही कर दी गई थी, लेकिन इसका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार और ज़्यादा करके इसमें किन किन को शामिल किया गया था? सिखों को, यूरोपियों को, भारतीय ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था उसके अंदर। और अभी इस अधिनियम की एक चौथा है, इस अधिनियम की चौथी विशेषता क्या है? केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ये थी इसकी 4 विशेषताएं। क्या थी? केंद्र के में देश धनात्मक व्यवस्था को लागू करना, लंदन में उच्चायुक्त का पद, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और अधिक विस्तार दिया गया, जिसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल किया गया था। इस अधिनियम की अब कमियां देख लेते हैं, क्या क्या कमियां हैं इस अधिनियम की। कमियां तो एक है कि गवर्नर जनरल की निरकुश शक्तियों, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई थी। ये इसकी कमियां। और एक दूसरी कमी यह है कि इस अधिनियम जिसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, क्या वास्तव में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो पाई? नहीं हो पाई। तो ये दो इस अधिनियम की क्या है? कमियां रही हैं। एक तो गवर्नर जनरल की निरकुश शक्तियों में कमी नहीं। गवर्नर जनरल की जो भी शक्तियां थी उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। दूसरा इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पाई। जो इस अधिनियम की क्या थी? प्रस्तावना थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन लाएंगे। तो तिलक जी ने कहा इस अधिनियम के बारे में। अब आलोचना देख लेते हैं कि किन लोगों ने क्या क्या कहा। तिलक जी ने कहा इस अधिनियम को बिना सूरज की संज्ञा दी है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय जनता के लिए एक नवीन गठबंधन का काम करेगा। ये 1919 का अधिनियम का महत्व क्या है? इस अधिनियम का महत्व है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने लक्ष्य को निर्धारित प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया था इस अधिनियम के द्वारा है। दूसरा है महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, प्रांतों को बजट बनाने का अधिकार दिया गया था और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो महत्व देख लेते हैं इसका। एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली,
निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। दूसरा क्या था इसमें, संघ लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, आयोग। तीसरा था इसके अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों को बजट बनाने का अधिकार। प्रांतों को, जो महत्वपूर्ण था, प्रांतों को भी बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, करने का अधिकार दिया गया। ये था इस अधिनियम क्या महत्व है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।